वेलकम स्टूडेंट, फिर से एक बार स्वागत है आपका समर्थ के रैपिड रिवीजन बैच में। आज जो नया चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, लेकिन सिलेबस जैसे जैसे रिवाइज होता गया एनसीईआरटी ने और नीट ने इस चैप्टर को काफ़ी रिड्यूस किया है और अब ये बहुत ही कम रह गया। ओके, पहले लगभग 7-8 साल पहले इस चैप्टर पे 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, 3 to 4 MCQ। सो दिस वाज अ बिग चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट राइट नाउ इसकी साइज काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये चैप्टर केवल 30% बचा है या 40% बचा है। जितना पहले था उससे अब ये केवल 30-40% बचा है। तो इसलिए इस चैप्टर पे अब लगभग 1 या 2 MCQ आते हैं, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है। 1-2 MCQ भी बहुत ज़्यादा होते हैं चैप्टर के साइज़ के बारे में। साइज़ के कंपेयर में अगर देखेंगे तो 1-2 MCQ भी काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छे हैं। हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर 1 से 2 MCQ आजकल आ रहे हैं, मतलब रिसेंट ईयर्स में 1 या 2 MCQ इस पे देखे गए हैं, ठीक है। इस साल केवल 1 ही MCQ आया है। तो छोटा चैप्टर है और लगभग सिंपल है। कुछ शुरू के 1-2 टॉपिक अगर छोड़ दिए जाए तो लगभग सारा ही टॉपिक क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाता है। जस्ट जो आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो टॉपिक है, ठीक है, इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, आयन चैनल वगैरह दिए है उसमें, ठीक है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन वगैरह वगैरह जो है उसे एक बार अच्छे से करके लेना है। उसके सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, प्रॉपर प्रोसेस समझ लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उसको उसमें से याद कर लीजिए। इतना भी अगर आपने कर लिया तो ये चैप्टर हो जाता है। बाकी पूरा चैप्टर ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। साइनैप्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ओके, जो कि इजीली जाता है, इजीली सबको रिमेंबर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा और सीधा सा चैप्टर है ये, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली इसमें से जो डिफिकल्ट पार्ट थे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था वो बहुत रिड्यूस कर दिया है, बहुत छोटा सा है। शुरू में जो इंट्रोडक्शन में है उतना ही है, नहीं तो पहले पुरानी सिलेबस में वो बाद में भी था। ओके, तो सारी नर्व्स याद करनी पड़ती थी, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, 12 क्रैनियल नर्व्स के नाम, उनके कौन सी टाइप की नर्व है, वो मिक्स्ड है, सेंसरी है, मोटर है, वगैरह वगैरह सब कुछ याद करना पड़ता था और वो काफ़ी डिफिकल्ट होता था बच्चों के लिए। देन उसके बाद में सेंस ऑर्गन थे, ओके, स्किन, आईज, ईयर, नोज, ठीक है, ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स है ये सारे उसमें थे, टंग थी, ठीक है। तो ये सब कुछ अब सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, नीट के भी सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है और आपके सीबीएसई ने भी इसको रिड्यूस कर दिया है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। तो जितना एनसीईआरटी में अभी दिया है रिसेंट में उतना ही हमें करना है, जो कि काफ़ी सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसीलिए, और एक और बात, ठीक है, शुरू करने से पहले एक और बात इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूँ। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर केवल 30-40% बचा है। तो आप जैसे PYQ देखोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे PYQ मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब वो तो आपने पढ़े ही नहीं है। अब देखिए ना, तो 60% चैप्टर का सिलेबस डिलीट हो चुका है, तो बहुत सारे PYQ वो 60% वाले टॉपिक पे मिलेंगे आपको, जो कि आपको करने नहीं है क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है वो। तो इसलिए बच्चों ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग 2016 तक यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको 2016 में भी बहुत सारे आपको, मतलब आप 16-17 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देखोगे जो कि क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। आइज के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, सेंस ऑर्गन के ऊपर आया है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर आया हुआ है, जो कि हमें नहीं करने हैं क्योंकि वो हमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो PYQ आपको ज़्यादा पीछे के नहीं करने हैं, और अगर आप पीछे के करते हो तो आपके बहुत सारे PYQ आपको नहीं करते आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेक्टेड, जो अपने टॉपिक के हैं उतने ही PYQ आपको करने हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग दैट द PYQ इज़ नॉट, मतलब देखा हुआ नहीं लग रहा है सर, ये बिल्कुल भी अननोन लग रहा है, तो उस PYQ पे टेंशन नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि ये हमें नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डिलीटेड सिलेबस है, आपने उसे पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अभी अपन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओके, दी स्पेसिफिक रिसेप्ट, ये इसी साल का है 2026 का। स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन अ साइनैप्स आर प्रेजेंट ऑन। तो जो साइनैप्स होता है, ठीक है ना, ये अपना साइनैप्स है, देखिए, है ना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस पे ये कह रहा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर बच्चों यहाँ प्रेजेंट है, दीज आर द रिसेप्टर्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पहला ऑप्शन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन माइलिन शीथ श्वान सेल, ठीक है। तो कुछ नहीं आएगा, आंसर इज दिस, ठीक है। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया इस चैप्टर में ज्यादा कुछ अभी बचा नहीं है, सिलेबस इसका सिलेबस जो है बहुत सारा डिलीट हो चुका है, तो इसलिए चैप्टर बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। एक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है, ठीक है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि चॉकलेट चैप्टर है ये, ओके। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स। साइनेप्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है अभी इसमें, ठीक है। देखो दूसरा साइनेप्स का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर न्यूरॉन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं उसमें प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है मतलब जो इंपल्स है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। जैसे अपन दो वायर को जगाते हैं ना, दो वायर ज्वाइन करते हैं अपन, तो उसमें क्या करते हैं, उनको फोल्ड कर देते हैं अपन, है ना। तो करंट क्या होता है, एक वायर से निकल के सीधे दूसरे वायर में चला जाता है, वैसा ही इसमें होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, सही है, ओके। केमिकल साइनेप्सिस यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि केमिकल साइनेप्स में ही हमें न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं। impulse transmission across the chemical synapse is always faster than that of the electrical synapse। ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई गैप नहीं होता है तो इंपल्स ट्रांसमिशन फास्ट होता है, केमिकल साइनेप्स में गैप होता है। केमिकल उसमें से इंपल्स ट्रांसमिट करेंगे तो उनको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, डिले होता है वहाँ पे, साइनेप्टिक डिले कहते हैं इसको, ओके। तो ये क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट आएगा आपका फॉल्स। लास्ट पढ़ते हैं, the membranes of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in an electrical synapse। ये भी सही है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्रीसाइनेप्टिक एंड पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत पास में होती है, ठीक है, एकदम से जुड़ी हुई होती है, देयर इज नो गैप। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था एंड दैट इज द सी, तो आपका आंसर आएगा सी। चलो सीधा सीधा क्वेश्चन था। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें फिर से क्या करना है, मैच द पेयर करना है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, ओके, न्यूरॉन के टाइप सही है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, माइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। सोमैटिक न्यूरॉन, न्यूरल न्यूरॉन सिस्टम, ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, रेटिना ऑफ आई, स्पाइनल नर्व, ठीक है। चलो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं हमें, सोमैटिक न्यूरल न्यूरॉन सिस्टम इसमें मिलते हैं क्या, हाँ मिलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी मिलते हैं, ओके। चलो तो इसको क्या लगाएंगे, तो थोड़ा ठीक से केयरफुली करना है, ओके। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है इसको हम लोग इन दोनों में से क्या लगाएंगे, तो मुझे लगता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स लगाना चाहिए क्योंकि ये जो है ना ये इनमें से किसी को आएगा, ठीक है। एक बार पहले जो है श्योर उसको लगा लेते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ आएंगे, आपके रेटिना ऑफ आई में आते हैं, जिनको दो होते हैं ना, एक एक्सॉन एक न्यूरॉन, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन होता है, वो कहाँ मिलते हैं, अपने को रेटिना में मिलते हैं। तो ये यहाँ पे इसको पेयर कर दिया मैंने, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ओके। तो आपके जो एक मिनट, ठीक है, ये हम लोग किसको लगाएंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन को अपन लगाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ में पेयर करेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर हम लोग किसको लगाएंगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में भी लगा सकते हैं, ओके। और अनमाइलिनेटेड अपन कहाँ लगाएंगे, स्पाइनल नर्व में लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से आप लोग यहाँ पे आंसर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीसल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, व्हाट इज नीसल्स बॉडीज, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, नीसल्स बॉडी क्या होती है, न्यूरॉन में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फ्रैक्चर्ड होती है, मतलब ब्रोकन होती है, ठीक है। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो प्रॉपरली सिस्टर्नी से बनी हुई नहीं है, जैसे नॉर्मल सेल में होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है, ये न्यूक्लियस होता है और इसके ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ऐसी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गई बच्चों, फ्रैक्चर हो गई, क्रैक हो गई है, ब्रेक हो चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो उन टुकड़ों को क्या कहते हैं, नीसल्स बॉडी कहते हैं, ओके। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहेंगे अपन, नीसल्स बॉडी कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन न्यूरॉन इज फ्रैक्चर्ड एंड दैट फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रोकन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर कॉल्ड एज नीसल्स बॉडीज। तो फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा, राइबोसोम्स हो गए, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, आरईआर, एससीआर, स्मूथ भी होती है, रफ भी होती है। रफ के ऊपर राइबोसोम भी हो गए, तो अगर इसके टुकड़े हो गए तो उन टुकड़ों के ऊपर क्या हो गए, छोटे छोटे राइबोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। तो इतना हमने याद रख लिया। अपन अब पढ़ते हैं क्वेश्चन का ऑप्शंस, ठीक है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इससे बनी है, हो सकती है। डीएनए एंड आरएनए ये मुश्किल है, हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है। फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर
यस, ठीक है, ये हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड एंड एचसीआर, न्यूक्लिक एसिड से तो बनी हुई नहीं है वो, ठीक है, इसमें सॉरी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है उसमें, ठीक है, लेकिन जो देखिए ध्यान दीजिए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन लिपिड तो ईआर में होंगे ही, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, तो प्रोटीन लिपिड तो होगा। डीएनए आरएनए, आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा, राइबोसोम में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फ्री राइबोसोम एंड आरईआर, यही लग रहा है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड एचसीआर, न्यूक्लिक एसिड तो उसमें है ही, ठीक है, क्योंकि वो राइबोसोम है वहाँ पे, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, सीधा सीधा आंसर ये है, फ्री राइबोसोम एंड आरईआर, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट है, तो उसमें कुछ राइबोसोम तो प्रेजेंट रहेंगे, उसके जो टूटे हुए, तो उसके ऊपर जो आरईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो इसलिए अपन आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे बच्चों, ठीक है। इन दोनों में है, लेकिन ये ज़्यादा सीधा सीधा आंसर है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। वी हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओके चलो अब ये ध्यान दीजिए अच्छे से। एस्ट्रोसाइट्स एंड श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट्स, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अब ठीक से ध्यान दीजिए, पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये सेल्स क्या है। देखिए ये इसको कहते हैं असेसरी सेल्स, और यू कैन से न्यूरोग्लियल सेल, ये आपने सुना होगा, न्यूरोग्लियल सेल्स। हमारे नर्वस सिस्टम में दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक होते हैं न्यूरॉन्स, जो फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, और इन न्यूरॉन को मदद करने वाली दूसरी टाइप की सेल होती है जिनको कहा जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स, ओके। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में नहीं आता है ये, लेकिन ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो न्यूरॉन्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब जैसा काम कनेक्टिव टिश्यू हमारे बाकी बॉडी में करता है, वैसा ही ये जो सेल्स है ये हमारे ब्रेन में करती है, हमारे नर्वस सिस्टम में करती है, ओके। अब न्यूरोग्लियल सेल बहुत सारी है। हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में अलग न्यूरोग्लियल सेल रहेगी, पेरिफेरल में अलग न्यूरोग्लियल सेल रहेगी, ठीक है। पेरिफेरल में जो पाई जाती है पीएनएस में, उन्हें कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं उन्हें, श्वान सेल्स, ठीक है। और ये श्वान सेल हमें पता है क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा गया है माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल, ये तो सही है, लेकिन याद रखिए सीएनएस में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पे श्वान सेल नहीं रहेगी, वहां पे दूसरी न्यूरोग्लियल सेल्स है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, इन टाइप की रहती है, ओके। अब इनमें से कौन, मैक्रोग्लियल सेल, ये भी एक और है, ठीक है। तो इनमें से कौन, वहां पे श्वान सेल नहीं है तो वहां क्या माइलिन शीथ नहीं रहेगी क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर? यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो न्यूरॉन्स है उनके ऊपर भी माइलिन शीथ रहेगी। वो माइलिन शीथ श्वान सेल नहीं बनाएगी, कोई दूसरी सेल बनाएगी, और उसका नाम है बच्चों ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, समझ गए, ठीक है। तो माइलिन शीथ बनाने का काम हमारे बॉडी में दो सेल करेगी, श्वान सेल जो पीएनएस में करेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इतना याद रखिए अपने को। तो जिस ऑप्शन में ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल लिखा होगा वो अपना आंसर है। तो देखो कहाँ लिखा है, डी आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, श्वान सेल पीएनएस में और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में माइलिन शीथ प्रोड्यूस करने का काम करेगी। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, श्वान सेल पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने का काम करेगी। क्लियर, ओके। याद रखना, ये अच्छे से याद रखिए, ये समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है जो इस साल आया है ना, वही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो रिसेप्टर साइट मतलब जो रिसेप्टर, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, ओके। सो दे आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो रिपीट क्वेश्चन है, इसको कोई डिस्कस करके यूज नहीं है। वापस से फिर से मैच द पेयर आ गया हमें। चलो, पॉन्स हाइपोथैलेमस मेडुला सेरेबेलम, ठीक है, मतलब ब्रेन के पार्ट दिए अपने को यहाँ पे। प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस और न्यूरॉन्स रेगुलेट पोस्चर कंट्रोल एस्पिरेशन, अच्छा इनके फंक्शन दिए, ठीक है। तो पार्ट और उनके फंक्शन अपने को ये देखना है, ठीक है। चलो
तो पॉन्स क्या है? प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स एंड रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। ऐसा करता है क्या? नहीं, ये पॉन्स का फंक्शन नहीं लग रहा है। कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये कर रहा है क्या? ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन तो कंट्रोल करता है पॉन्स में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये नहीं लग रहा है। ठीक है, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, हाँ पॉन्स का ये काम लग रहा है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये भी पॉन्स नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यही इसका है। ठीक है, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, क्योंकि पॉन्स का मीनिंग होता है ब्रिज, और ब्रिज क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये पॉन्स क्या करता है? अब पॉन्स जहाँ पे है वो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को, मतलब आपके मिड ब्रेन और फोर ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है? आपके सेरेबेलम से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्ट करके देता है। सो दिस इज अ ब्रिज, ये कनेक्शन का काम करता है। चलो, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, नहीं। कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नहीं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, यस, हाइपोथैलेमस हैव न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस हमारा एंडोक्राइन पार्ट भी है ना, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या लगाएंगे अपन? ये वाला लगाएंगे। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला, ओके, मेडुला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, गैस्ट्रोवास्कुलर सेंटर है और कार्डियक सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी है। ओके, तो ये क्या करेगा? इसको कहाँ लगाएंगे अपन? कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, तो मेडुला को कहाँ लगाऊंगा मैं? सेकंड पे लगाऊंगा। ओके, और सेरेबेलम, सेरेबेलम इज लाइक इज कॉल्ड एज लिटिल सेरेब्रम। ठीक है, तो वो सेरेब्रम की तरह ही काम करता, सेरेब्रम की तरह ही अपीयर होता है। तो ये प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? आपका सेरेबेलम भी करता है। ठीक है, तो ये जाएगा 1 पे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आंसर है वो आप ढूंढ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है, अपने को बस करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, बस स्टेटमेंट्स इजी होने चाहिए बस, है ना। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, तो देखो ये जो हेमिस्फीयर्स है ना आपके, देखो ये मैंने टीएस निकाला है यहाँ पे इसका। ठीक है, आपका जो ब्रेन है ना, इसको ऐसे मैंने कट कर दिया यहाँ पे, और अब ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, ये पहला हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, व्हाट वी आर सीइंग, ये जो ब्रेन है ना अपना बच्चों, ये वाला ब्रेन, इसको अपन ने यहां से कट किया है ऐसे, और फिर सामने से देख रहे हैं उसको, तो ये दिखेगा। ओके, अब ये हेमिस्फीयर कैसे दिखेंगे आपको? अपने पट्टी जैसे दिखेंगे, क्योंकि अंदर से तो ये हॉलो होते हैं, है ना। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर, राइट लेफ्ट, और इनके बीच में क्या होता है बच्चों? ये होता है कॉर्पस कैलोसम। ओके, ये कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? सही है। ओके, 2 हेमिस्फीयर्स आर क्या लिखा है? द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, सेरेब्रल इस वाले मतलब राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो न्यूरॉन्स है वो लेफ्ट को जाके कनेक्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ में, और लेफ्ट के न्यूरॉन्स निकलते हैं और वो किसके जाके कनेक्ट होते हैं? राइट के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो उनका जो वहाँ पे जो बंडल बन गया है न्यूरॉन्स का, ठीक है, ट्रैक्ट बन गई है, उसे कहते हैं अपन कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम। ब्रेन स्टेम, ओके, तो ब्रेन स्टेम यहाँ पे होती है, जो किससे बनी होती है? आपके मिड ब्रेन, ओके, और आपके किससे बने थे? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स से। उसमें सेरेबेलम भी नहीं आता है, और इसने तो यहाँ पे सेरेब्रम लिख दिया है, तो ये तो पूरी तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देख लीजिए आंसर कौन सा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो आंसर क्या आएगा आपका? थैलेमस, हाइपोथैलेमस नहीं, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस नहीं, ये तो लिम्बिक सिस्टम का हो गया। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा सही है। फोर ब्रेन, सेरेब्रम एंड पॉन्स नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, देखो ये ध्यान देना अच्छे से इसमें। The part of human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. are। ये जो फंक्शन है बच्चों, देखो ध्यान दो ना, ये जो वर्ड्स है ना, वर्डिंग पे ध्यान देना। सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सारे जो है ना, ये सारे लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन है।
ओके, तो जैसे मुझे याद ही था तो मैंने बिना ऑप्शन पढ़े ही बोल दिया लिम्बिक सिस्टम के है, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन में है, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, यस हो सकता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड हिप्पोकैम्पस नहीं आएगा। ब्रेन स्टेम एंड इपिथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम एंड थैलेमस नहीं आएगा, ठीक है। सो आंसर इज लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो याद, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को अच्छे से पढ़ के रखना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which part of the brain is responsible for the thermoregulation? Okay, and the answer is hypothalamus. Hypothalamus में थर्मोस्टैटिक सेंटर होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप सर्दियों में रहो, गर्मियों में रहो, अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेक करके देख लीजिए, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, फीवर के टाइम पे वो चेंज होता है बट दैट इज अ डिसीज कंडीशन, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम है वो किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस में जो थर्मोस्टैटिक सेंटर है उसका काम है, ओके। अब फीवर में हमारा जो टेम्परेचर बदलता है, बढ़ जाता है, ये भी यही सेंटर करता है, ठीक है। इस सेंटर के डिस्टर्बेंस की वजह से ही क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, ठीक है। तो आंसर आएगा हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंग, मैंने पढ़े ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, कॉर्पस कैलोसम, सेरेब्रम, ठीक है। तो दिख रहा है सिंपल क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, बट प्लीज सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा फिर भी, ठीक है। कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, सारे ऑप्शन प्लीज पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है कुछ भी। चलो, which of the following structure or region is incorrectly pair with its function? मतलब इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है और पेयर दिया, ठीक है। ये अच्छा, ये कॉपी पेस्ट में क्या हो गया बच्चों, ये पेयरिंग जो है ना वो ठीक से नहीं दिख रही है अभी यहाँ पे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एनीवे, अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। तो ये तो देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा के सामने उन्होंने लिखा है कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स। तो कौन सा अनकरेक्ट पेयरिंग है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अपने को पेयरिंग लगानी नहीं है, बस जो जिसके सामने लगा है वो सही है या गलत है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है? कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, यस। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है, गैस्ट्रिक सेंटर होता है। तो ये क्या होगा बच्चों, सही आएगा पेयरिंग, ये पेयरिंग सही है, ठीक है। आगे देखिए, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। लिम्बिक सिस्टम ये है क्या? नहीं, लिम्बिक सिस्टम ये नहीं है। उसमें तो बेसल गैंग्लिया आते हैं, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला ऐसे पार्ट आते हैं जो ब्रेन के इनर वाले पार्ट हैं, ठीक है। तो ये कोई फाइबर ट्रैक नहीं है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से बनी हुई है, मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स है, ये कोई ट्रैक नहीं है। जैसे कॉर्पस कैलोसम ट्रैक होती है वैसा ये ट्रैक नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या आएगा, मतलब ये जो पेयर है ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई है लिम्बिक सिस्टम के रिलेटेड। कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ओके, ये बच्चों क्या है, सही है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने वाला एक बैंड है, एक ट्रैक्ट है नर्व फाइबर का। तो ये स्टेटमेंट सही है। हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ओके। हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस ये मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमें जो भूख लगती है वो भी इसी से रेगुलेट होती है। भूख लगने का जो प्रोसेस है वो यही करता है हाइपोथैलेमस। तो हंगर, थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास लगना, ठीक है। बॉडी में वाटर जैसे कम हो जाएगा आपको प्यास लगने लगेगी, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, यही रेगुलेट करता है। पानी पीने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन लगता है, आपकी प्यास बुझ जाती है, वो किससे होती है, वो भी हाइपोथैलेमस से होती है, ओके। खाना खाने के से पहले मतलब भूख लगती है अपने को ना, खाना चाहिए, बराबर टाइम हो गया, ठीक है, दोपहर हो गई, लंच टाइम हो गया तो हमें भूख लगती है, डिनर टाइम पे अपने को भूख लगती है। तो वो किसकी वजह से लगती है, इस हंगर सेंटर की वजह से लगती है। आपने खाना खा लिया, पेट भर गया, तो जैसे पेट भरता है तो पेट से, स्टमक से आपके रिफ्लेक्सेस या फिर इंपल्स जाते हैं आपके हाइपोथैलेमस में, एंड यू विल हैव फीलिंग दैट कि आपका पेट अब भर गया है, ठीक है। सो दैट इज द, ये सब हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। और साथ ही में हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन भी है। वो क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज करता है। देन आपके थायरोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन बहुत सारी ये सीक्रेट करता है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, सही है, ओके। अब क्वेश्चन में हमें इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा था, तो इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है, ये एक ही दिख रहा है, लिम्बिक सिस्टम। सो दैट इज द आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
इसमें इतने ही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन काफी कम है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट जो है ना वो रिड्यूस हो चुका है, तो ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है अपने पास में। ओके, एनीवे जितने भी है बहुत अच्छे, आपको एक आइडिया आ गई कि इस चैप्टर में बच्चों जो ब्रेन वाला पार्ट छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है, और उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं, सब पे ही लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से करके रखिए। ओके, सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1 से 2 एमसीक्यू आते हैं, अगर 2 आ गए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि दोनों भी एमसीक्यू सिंपल रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, तो छोटे टॉपिक पे ज़्यादा है जब एमसीक्यू आते हैं तो एक तरह से अपनी लॉटरी लग जाती है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आए, सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, चलो तो आज अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।